वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एसओसी 1-1 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का जीडीबी का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। सेमेस्टर फॉल 2022 एसओसी 1-1 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की जीडीबी आप लोगों की ओपन हो गई है और इस जीडीबी को अटेम्प्ट करने की लास्ट डेट 27 जनवरी है। ठीक है, 24 जनवरी को आज आप लोगों की ये जीडीबी ओपन हुई है। 4 दिन का टाइम आपके पास है जिसमें आप लोग इस जीडीबी को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 नंबर की जीडीबी है, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना और इसमें आप लोगों ने कोशिश यही करनी कि आप लोग इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन को मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ जो इसका सोल्यूशन है वो भी मैं आपके साथ काफ़ी डिटेल में शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग जो इस जीडीबी को लेकर कुछ बेसिक गाइडलाइंस है उनको देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद मैं इसका जो सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल पहली बात यह है कि आप लोगों ने जो जीडीबी है, ठीक है, ये जो टाइम आपको दिया गया इस टाइम के बाद आप लोग किसी भी तरह से इसको सबमिट नहीं करवा सकते हैं। तो जो ड्यू डेट इसकी 27 जनवरी है उस तक आपने इसको सबमिट करवाने। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज आप लोगों ने 12 रखना है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो वर्ड्स लिमिट है। वर्ड्स लिमिट आपको 300 से 350 वर्ड्स की दी गई है। तो मिनिमम आप लोगों के 300 और मैक्सिमम 350 वर्ड्स होने चाहिए। 350 से अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 300 से कम ना हो। तो क्योंकि 10 नंबर की जीडीबी है तो इसमें इतने वर्ड्स आप लोग लिखेंगे तो ये आपको इसमें नंबर मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना और इंटरनेट से भी या आपका जो जीडीबी का सोल्यूशन होगा किसी भी जो यूट्यूब की वीडियो है उसके साथ आपका कंटेंट मैच करना नहीं चाहिए। अगर वो मैच कर गया तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और इस जीडीबी के अंदर जो सारा आमतौर पर आपको सोल्यूशन होता है उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो आप लोग आंसर देंगे, ठीक है, टॉपिक के साथ रेलिवेंट हो और आप लोगों का जो आंसर है क्लियर हो और कंसाइज हो। जो आपसे बात पूछी गई आपने वही बात बतानी है, इधर उधर की बात नहीं करनी। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों की क्वेश्चन फाइल है, सोल्यूशन फाइल। अब यहाँ पे देखें तो बाकी मैंने आपके साथ जो गाइडलाइंस है उनको शेयर कर लिया है। तो चलें जी अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो क्या है। अब यहाँ पे देखें, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड द न्यू चैलेंज एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन इन करंट एरा। कि ग्लोबलाइजेशन ने डिफरेंट न्यू चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, जो मतलब कि अभी टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर इंसानों के लिए डिफरेंट किस्म के मौके भी पैदा हो गए और साथ साथ चैलेंजेस भी पैदा हो गए। किस चीज़ की वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आगे देखें, एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। तो उसके बाद कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से गुजरती है सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कि पहले उसकी कोई और मतलब की कंडीशन होती है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसके अंदर चेंजेस आती हैं और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। उसके बाद हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर सोशियोलॉजिस्ट टू एक्सप्लोर इज़ द फैमिली इंस्टीट्यूशन। तो सोशियोलॉजिस्ट होके मतलब कि सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एक्सप्लोर करना फैमिली इंस्टीट्यूशन को, विच इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन। फैमिली इंस्टीट्यूशन को जो कि ग्लोबलाइजेशन इसने बुरी तरह मुतासर किया है। Nowadays ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिलीज आर ब्रेकिंग डाउन इनटू न्यूक्लियर वंस इन पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मतलब कि रवायती फैमिलीज हैं वो अब टूट रही हैं और वो कन्वर्ट हो रही हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में पाकिस्तान के अंदर। इन एडिशन फैमिली रिलेशन एंड वैल्यू स्ट्रक्चर इज बीइंग डिटेरियोरेटेड डे बाय डे। ठीक है, तो उसके बाद जो फैमिली का वैल्यू का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और फैमिली के जो रिलेशंस हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो जो क्वेश्चन का जीडीबी का एक कंटेक्स्ट आप कह सकते हैं वो था, जिसको मैंने आपके साथ उर्दू में भी यहाँ पे आपके सामने शेयर कर लिया। अब आप लोगों का क्वेश्चन है वो क्या। क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है कि बाई एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो फैमिली की इंस्टीट्यूशन है उसको एनालाइज करने के बाद आपने कोई से 5 नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताना है ग्लोबलाइजेशन के, जो कि पाकिस्तान के फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर मतलब कि उसने पाकिस्तान का जो ख़ानदान का ढांचा है उसने फेस किए। तो यहाँ पे उर्दू में मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ और उसके ऊपर जो मेन आप लोगों का जीडीबी का कॉन्टेक्स्ट था वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने उर्दू में लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर आपको समझ आ गई है, अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उन्होंने बात की ग्लोबलाइजेशन की। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। उसके बाद यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ की बात हुई है। ठीक है, ट्रेडिशनल एंड एक्सटेंडेड और उसके बाद न्यूक्लियर। तो ये कुछ 4 आपके मेन लफ्ज़ हैं जो कि इस क्वेश्चन के ऊपर आपको अगर इन 4 चीज़ों का आइडिया हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए इस जीडीबी को करना ज़्यादा आसान होगा। अब पहले देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है।
तो ग्लोबलाइजेशन की आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन जो कि गूगल पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में आपके सामने जो ग्लोबलाइजेशन है इसको डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, ठीक है, आप आसान लफ्ज़ों में कह दें कि जिसके थ्रू कोई भी एक मुल्क होता है वो मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उस कनेक्शन के अंदर उनकी माशियात मतलब कि इकनॉमिक्स, उसके बाद उनका सोशल स्ट्रक्चर, उसके बाद उनका कल्चर, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट किस्म की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब कि हर तरह से ना कि दुनिया अब आसान लफ्ज़ों में कि दुनिया अब इकट्ठी हो गई है, ठीक है। एक मुल्क जो है उसके अंदर दूसरे मुल्क का जो कल्चर है वो कल्चर है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन है, उसके बाद उसका सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल है, फैमिली इंस्टीट्यूशनल है, इकनॉमिक इंस्टीट्यूशनल है। तो ये सारी चीज़ें कि एक जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क के साथ इकनॉमिकली, उसके बाद सोशली, उसके बाद कल्चरली, उसके बाद टेक्नोलॉजिकली, उसके बाद फैमिली के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अब कनेक्ट हो गया, ठीक है। जो दुनिया अब आप कह लें कि इकट्ठी हो गई है, हर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ हर तरह से हर एस्पेक्ट के साथ आपस में एक से ज़्यादा मुल्क जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लोबलाइजेशन की समझ आ गई होगी। उसके बाद एक और चीज़ है ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिलीज़ वो होती हैं जिसके अंदर जो मतलब कि जिसको आप कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, कि जिसके अंदर मतलब कि आम तौर पर एक से ज़्यादा जो जनरेशन होती है वो वहाँ पे इकट्ठे रहती हैं, ठीक है, जिसमें मतलब कि एक कपल होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बाद वो जो कपल होता है उनके पेरेंट्स भी साथ हो सकते हैं, और उसके बाद उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, दादा बू, और वो भी उनके साथ रह सकते हैं। तो ये सारा जो होता है ये ट्रेडिशनल फैमिलीज़ होती हैं। तो उसके बाद अब उन्होंने आपको क्वेश्चन में ये कहा कि जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, जो कि रवायती फैमिलीज़ हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम भी कहा जाता है आसान लफ्ज़ों में, तो वो अब ब्रेक हो रही है किस चीज़ में, न्यूक्लियर में। न्यूक्लियर फैमिलीज़ वो फैमिलीज़ हैं जिसको आप लोग मतलब कि कहते हैं कि जिसमें सिर्फ कपल्स अलग रहते हैं और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। तो जो सिस्टम जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम उसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम की और उसके बाद जो एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब कि एक्सटेंडेड या ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं इनकी आपको समझ आ गई होगी। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ जो मेन पॉइंट्स हैं इसके वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन की उर्दू में आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए। तो पहला यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा कि एक्सेप्ट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर ऑल अदर फंक्शंस इट अपीयर्स दैट अदर इंस्टीट्यूशन आर टेकन ओवर द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ द फैमिली। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ हुआ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन का मतलब है कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके अलावा जितनी भी फैमिली के फंक्शंस होते हैं अब वो मतलब कि ट्रेडिशनल फैमिली से ले लिए गए, ठीक है। अब मतलब कि यानी कि आसान लफ्ज़ों में तो मतलब कि जो बच्चों को जो यानी कि पहले ग्रोथ होती थी, डेवलपमेंट होती थी एक ट्रेडिशनल फैमिली के अंदर, मतलब कि एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, अब सिर्फ बच्चों की वहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है, सिर्फ ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसके अलावा जितने भी फैमिली के फंक्शंस थे वो वहाँ से मतलब कि कन्वर्ट हो गए किस चीज़ में, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में। उसके बाद फैमिलीज़ आर एक्सर्टिंग लेस इन्फ्लुएंस ओवर द लिव्स ऑफ देयर मेंबर्स। इसका ये मतलब है कि जो फैमिलीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो उसके मेंबर्स के ऊपर कम हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की बात हो रही, तो फैमिलीज आर एक्सर्टिंग लेस इन्फ्लुएंस ओवर द लिव्स ऑफ देयर मेंबर्स। तो मतलब ये है कि जो फैमिलीज हैं उसके अंदर यानी कि एक फैमिली रह रही है, उसके अंदर बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों के ऊपर जो वो फैमिली है उसका जो मतलब कि इम्पैक्ट था वो कम हो गया। कम इसलिए हो गया क्योंकि उसमें जो आसान लो जो वजह आपको बता देता हूँ कि पेरेंट्स होते हैं, अम्मी और अबू दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉब्स कर रहे हैं, तो बच्चे हैं उनकी जो मतलब कि तरबियत वगैरह हो रही है, अब उनके ऊपर उनके माँ बाप का जो रोल है वो कम हो गया। उनकी तरबियत के अंदर उनके जो टीचर्स हैं उनका रोल ज़्यादा हो गया। उसके बाद बच्चे ज़्यादा टाइम मोबाइल पर गुजार रहे हैं, मोबाइल का रोल ज़्यादा हो गया। उसके अलावा वो खेलने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ट्यूशन जाते हैं। उसके बाद कहीं भी मस्जिद कहीं पे भी मतलब कि आसान लफ्ज़ों में कि फैमिली का जो अपना काम करने वाले थे वो फैमिली ने अब डिफरेंट लोग और कर रहे हैं। तो बच्चों की जो मतलब कि फैमिली का एक इन्फ्लुएंस था, एक इम्पैक्ट था बच्चों के ऊपर, वो अब काफ़ी हद तक कम हो गया। एक डिसएडवांटेज है फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर पाकिस्तान। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द राइज ऑफ सिमेट्रिकल फैमिलीज। तो इसमें क्या हुआ है कि सिमेट्रिकल फैमिलीज कहते हैं कि जिसमें दोनों जो हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं वो काम करते हैं, जॉब करते हैं,
ठीक है। तो इसके अंदर भी जो डुअल अर्नर फैमिलीज़ हैं, तो मतलब कि इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। और इसकी वजह से जो औरतें होती हैं, जब वो औरतें काम करती हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुई है एक, स्पेशली आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट का कल्चर है वो आया है, तो उसके बाद अब औरतों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद अब एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। या तो इस कंडीशन में कर रहे हैं कि वो दोनों अपना, उनका जो घर है उस घर में, एक ही घर में रह रहे हैं और काम दोनों कर रहे हैं। या फिर इस तरह है कि हस्बैंड भी ओवर टाइम लगा रहा है, काम कर रहा है, 2 जॉब्स कर रहा है, और बीवी भी दोनों जॉब्स कर रही है, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है, मतलब कि कमाने वाले अब 2 हो गए। तो इसके फिर काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज भी हुए, इसके नुकसान भी हुए कि जिसमें जब औरतों ने मतलब कि बाहर जॉब करने को प्रेफर किया है, तो लाजमी बात है कि घर के मामलात में फिर वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह एक ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के अंदर या जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर वो पहले कर रही थी। तो उनकी जो ड्यूटीज़ थी, मतलब कि बच्चों को संभालना, उसके बाद खाना वगैरह, किचन के मामला देखना, बाकी घर के जो मामला होते हैं उनको देखना, तो उससे वो आज़ाद हो गई हैं और अब उनका जो मेन फोकस है वो बाहर जॉब करना है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो बच्चों की परवरिश है वो अब उस तरह की नहीं हो रही। तो ये भी एक फैमिली के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ। उसके बाद एक और बात कि अरेंज मैरिज का जो ट्रेंड है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। इससे पहले जो मतलब कि शादी होती थी, आपको भी पता है, आज से थोड़ा सा पीछे चले जाए 1980s में या 90s में चले जाएँ, तो उसमें जो शादी होती थी घर वालों की मर्ज़ी से। लेकिन अब जो कपल्स होते हैं आमतौर पर ख़ुद ही एक दूसरे को चूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, और उसके बाद फिर इस तरह की जो शादियाँ हो रही हैं, तो अरेंज मैरिज भी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कम हो गई है। और जो आपस में जो मतलब कि पसंद की शादी आप कह लें, वो उसका जो ट्रेंड है, उसका रुझान है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। हाँ, तो ये भी पाकिस्तान के जो मामलात हैं, इसको देखते हुए फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर एक नेगेटिव इसका इम्पैक्ट हो। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो मैं उसकी तरफ जा नहीं रहा, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने मेन पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद डाइवोर्स रेट्स जो हैं, ठीक है, मतलब कि तलाक का जो रेट है, तलाक की शरह है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। उसकी भी काफ़ी ज़्यादा वजह हो सकती है। पहली वजह है कि जो औरतें वो अब मर्दों के ऊपर कम डिपेंडेंट है, ठीक है। पहले ये होता था कि जो औरतें मतलब कि जो घर को संभालना था फाइनेंशियली, तो वो मर्द का काम था, ठीक है। आज से थोड़े से पीछे 1980s में चले जाएं, तो उसके बाद से मतलब कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है ये इंक्रीज़ हुआ है, ये आया दुनिया के अंदर, तो उसके बाद अब जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं, और इस तरह फिर जो अब वो मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसकी वजह से जो तलाक की शरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो ये भी एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर डिसएडवांटेज है। उसके बाद किन नेटवर्किंग फेडिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय फ्रेंड्स नेटवर्किंग। उसके बाद मतलब कि जो चीज़ें फैमिली ने प्रोवाइड करनी थी, अब वो चीज़ें फ्रेंड्स का जो नेटवर्क है वो प्रोवाइड करे। ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 7 है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली हैज़ द शेल्टर ऑफ फॉर द एज इज ग्रेजुअली एरोटिंग। तो उसके बाद जो ओल्ड मतलब कि ओल्ड पीपल हैं, उनको फैमिली से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। फैमिलीज़ के अंदर पहले ओल्ड पीपल्स का जो रोल था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो लोग साथ में हुआ करते थे। लेकिन अब से जब से ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड जो है ये आया है, तो अब जो ओल्ड होम्स हैं उनके अंदर आमतौर पर जो बूढ़ी फैमिली के लोग होते हैं उनको भेज दिया जाता है। तो ये भी एक फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली देखने में आई है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 8 कि अवेयरनेस ऑफ फैमिली वायलेंस हैज़ इंक्रीज्ड। उसके बाद जो फैमिली वायलेंस होता है, मतलब कि घरेलू झगड़े होते हैं, उनकी जो अवेयरनेस है